हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आज का ये वाला वीडियो नॉर्मल वीडियो से थोड़ा सा अलग सा है। क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी, क्योंकि अब लगभग 1 मंथ रह गया है सी आर ओ 2021 के एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए आपकी लास्ट टाइम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को ये तो पता होता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, किसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इसमें हम खाली रिटन की ही बात करेंगे, रिटन रिटन स्ट्रैटेजी की। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको पूरा टाइपिंग के बारे में सारा सब कुछ बताया जाएगा कि टाइपिंग कैसा क्या होना है, टाइपिंग का फॉर्मेट क्या है, आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितनी देर करनी है, निगेटिव मार्किंग कैसे है टाइपिंग में, टाइपिंग किस तरह के फॉर्मेट पे आएगी, सारा टाइपिंग से रिलेटेड सारी बात उस वाले वीडियो में करेंगे। इस वाले वीडियो में अभी खाली रिटन की बात करते हैं, क्योंकि वरना फिर साथ में हौच पौच हो जाएगा। इसलिए पहले ये रिटर्न के लिए बता देती हूँ एक लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी वाला कि लास्ट के टाइम की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके बाद फिर एक वीडियो टाइपिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न है, नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि मैम रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे करनी है। एक बच्चे ने पूछा था मैम इकोनॉमिक्स और सेंसेस वगैरह कैसे पढ़ना है। तो अलग अलग सा आप सबका मतलब कमेंट आ रहा है, तो सबका एक साथ रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो से आपका सभी का डाउट एक साथ क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हो रहे हैं उसमें क्या चीज़ कैसे आ रही है। इसलिए मैंने आपके लिए सारा एक साथ कंपाइल कर दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि जिस किस सब्जेक्ट को आप स्किप कर सकते हैं और किस सब्जेक्ट को स्किप करने की सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके लिए लास्ट ईयर का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए समझिए, सबसे जो लास्ट ईयर का आपका आर ओ और ए आर ओ का पेपर हुआ था, ये ए आर ओ का पेपर जो हुआ था फरवरी में 2019 फरवरी में, और ये जो आर ओ का है ये आपका हुआ था 2020 जनवरी में। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा वेटेज दोनों एग्जाम में था वो थी इंग्लिश। मतलब इंग्लिश 50-50 मार्क्स की आई थी। मतलब इंग्लिश को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, इंग्लिश के बिना तो पेपर निकल ही नहीं सकता। तो इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 50-50 मार्क्स फिक्स था। इंग्लिश तो 50 मार्क्स की आनी ही आनी है। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका कंप्यूटर। 20 क्वेश्चन लगभग कंप्यूटर से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके एच सी आर ओ 2020 में भी पूछे गए थे, एच सी ए आर ओ 2019 में भी पूछे गए थे। फाइन, इसके बाद हिंदी, हिंदी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। 14 क्वेश्चन जैसे आर ओ में पूछे गए थे और आपका ए आर ओ में पूछे गए थे 12। तो हिंदी भी आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद आपकी रीजनिंग, रीजनिंग भी वही सेम 12-12 क्वेश्चन दोनों में आए थे, तो लगभग 10 से 12 का रीजनिंग का भी रहता है। उसके बाद आप मान लीजिए यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल, क्योंकि देखिए यूपी का एग्जाम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी से, तो यूपी स्पेशल का तो अच्छा खासा वेटेज है ही है। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। यूपी स्पेशल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन आर ओ में पूछे गए थे और 12 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे ए आर ओ में। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट रोल है। 10 से 12 करंट अफेयर आराम से पूछे ही जाते हैं। देखिए आर ओ में पूछे गए थे आपके 14 और आपके एच सी ए आर ओ में पूछे गए थे 13, यानी कि समझ लीजिए कि 13-13, 14-14 नंबर बहुत होते हैं। तो करंट अफेयर मतलब जीएस के साथ इंक्लूड करके ही पढ़िएगा। और करंट अफेयर के लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए पूछने के लिए तो एग्जामिनर का मन हो तो वो करंट अफेयर में 2020-19 कुछ भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेन फोकस उसका रहेगा वो इसी है, मतलब आप जनवरी 2021 से लेके अभी जैसे ना वो आपका पेपर दिसंबर में है, तो इस साल के आपको सारे मतलब कर ले, मतलब होने ही होने चाहिए। मतलब 2020 ना भी छुइए तो कम से कम जनवरी 2021 से लेके अब तक, जैसा मतलब जब पेपर होगा आपसे उससे 1 महीने पहले तक के आपको नवंबर तक के लास्ट तक के सारे आने ही चाहिए। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल से पूछे जाते हैं। कोई इवेंट जैसे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पूछ ले जाते हैं, कहाँ हुए, जैसे ओलंपिक्स तो कहाँ हुए, कब हुए, तो करंट अफेयर में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आ गया आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी देखिए दो तरह से पूछे जाते हैं, दो पार्ट्स में पूछे जाते हैं। एक तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये अलग से पूछा जाता है। इसमें गांधीयन, जो गांधी जी का आने के बाद का जितना भी जो कुछ भी हुआ, जो भी मूवमेंट्स वगैरह हुए गांधीयन एरा के बाद की सारी चीज़ें, इसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे 10 क्वेश्चन देखिए आर ओ 2020 में भी आए थे और 10 आए थे ए आर ओ 2019 में। ठीक है, फाइन। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब फिक्स है कि आते ही हैं। ठीक है, और हिस्ट्री में भी आप ये समझ लीजिए, हिस्ट्री का भी जैसे कि मेडिएवल, एंशियंट और मॉडर्न में, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा और एंशियंट और मेडिएवल से कम बनते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा भी हिस्ट्री नहीं आती है तो आप एक बार को एंशियंट और मेडिएवल स्किप भी कर सकते हैं, बट मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे 10-15 क्वेश्चन तो इससे ही कवर हो जाएंगे, मॉडर्न से आपके सारे। फाइन, नेक्स्ट देखिए ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा खासा वेटेज रखती है, क्योंकि ज्योग्राफी के देखिए आरओ में आए थे 19 क्वेश्चन और एआरओ में आए थे 15 क्वेश्चन, यानी ज्योग्राफी से ठीक-ठाक क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ज्योग्राफी को स्किप मत करिएगा, अच्छे से देख कर के जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी जिस नहीं प्रिपेयर है ज्योग्राफी, तो वो ये कर लेगा कि जितने भी रिपीटेडली ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको ज़रूर देख के जाइएगा। पॉलिटिक्स का देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक जैसे आरओ में 3 आए थे और इधर एआरओ में 5 आए थे, तो उसका ऐसे ही वेटेज है 2, 3, 5 इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं पॉलिटी से। वो भी नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, कोई बहुत टफ नहीं बनते। नॉर्मली क्वेश्चन पॉलिटी से भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से देखिए 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 6 आए थे आपके आरओ में और इधर 6 आए थे आपके एआरओ में, ठीक है। मतलब दोनों में ही 6 क्वेश्चन आए थे, मतलब इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है, 5-6 नंबर का पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए आर्ट एंड कल्चर से 2 आए थे आपके आरओ में और एआरओ में आए थे 4, ठीक है। और एनवायरनमेंट में देखिए 5 इधर आए थे और 6 इधर आए थे, मतलब एनवायरनमेंट पूछा जाता है ठीक-ठाक, एनवायरनमेंट भी, ठीक है। एग्रीकल्चर में 4 आए थे आपके आरओ में और इधर एआरओ में आए थे आपके 3, ठीक है। उसके बाद सेंसस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सेंसस से 1 आया था आपका आरओ में और एआरओ में सेंसस से ज़्यादा क्वेश्चन बना दिया था, तब इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ लिए थे सेंसस से। उसके बाद अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन शहरीकरण से आपका 2 आया था आरओ में और एआरओ में भी आया था 2। तो देखिए इसका इसका ओवरऑल ये वीडियो बनाने का मेरा ये मतलब था कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अभी तक आपको मतलब जिनको नहीं ज़्यादा जानकारी होगी, उनको नहीं ये बात पता होगी कि क्या चीज़ कैसे पूछी जाती है या क्या कितने किसका वेटेज ज़्यादा है, क्या ज़्यादा पूछा जाता है, क्या कम पूछा जाता है। तो इससे अब आपका लास्ट टाइम में ये क्लियर हो गया कि क्या-क्या आपको पढ़ना ज़रूरी है, कि जो चीज़ पढ़नी ही पढ़नी है और क्या है जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेंसस है, सेंसस से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 1 या जैसे 4 उसमें आ गया था आरओ में, बाकी इस बार आरओ 1 ही आया था, तो उसको छोड़ सकते हैं, नहीं है, ठीक है। सेंसस हो गया आपका, अर्बनाइजेशन हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके आर्ट एंड कल्चर हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लास्ट टाइम में आपको नहीं टाइम मिल रहा तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, मगर आप सोचिए कि हम कंप्यूटर स्किप कर दें, रीजनिंग स्किप कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके बिना तो फिर पेपर निकलेगा ही नहीं। इसलिए इस वीडियो से आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये पता चल जाएगा आपको इस वीडियो से कि एग्जैक्टली क्या बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्या थोड़ा किसको स्किप कर सकते हैं और किसके अंदर क्या पढ़ना है। चलिए अब ये जानते हैं कि कैसे प्रिपरेशन किसकी क्या करनी है। जैसे इंग्लिश हो गई आपकी, ठीक है। इंग्लिश में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 50 मार्क्स में ये मान लीजिए 25 से 30 आपका वोकैब्स ले लेगा। वोकैब्स क्योंकि ज़्यादा पूछे जाते हैं। वोकैब्स के अंदर क्या क्या हो गया आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, और आपका हो गया इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, वर्ड मीनिंग हो गई। सबसे ज़्यादा तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। इडियम एंड फ्रेजेस भी अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया आपका, और आपका हो गया स्पेलिंग एरर, ठीक है। ये सारा आपका वोकैब सेक्शन के अंदर 25 से 30 क्वेश्चन तो इसी से आपके पूछे पूछे ही जाते हैं। उसके बाद बचा हुआ 20 में आपसे छोटा मोटा, जैसे कि टेंस का क्वेश्चन बन गया, एक आधा इनडायरेक्ट डायरेक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्टिव पैसिव का पूछ लिया जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच से पूछ लिया जाता है। इस तरह का कोई वर्ड दे दिया, पूछ लेते हैं कि ये नाउन है या क्या है, या ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन और एडवर्ब दोनों है। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं जनरली। और बस ऐसे ही, कोई बहुत टफ नहीं, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे से कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो गया आपका, एरर का हो गया, जैसे एरर हो गया, एक आधा एरर डिटेक्शन पूछ लेता है। उसके बाद एक पैरा जंबल की वर्ड को करेक्ट ऑर्डर में लगाइए, इस तरह की, ठीक है। तो वोकैब्स का अच्छा सा पोर्शन है, 30 मार्क्स के तो लगभग वोकैब्स है। बाकी में बचा कुछ आपका एरर आ गए आपके, और क्या बोलते हैं, एरर भी आपके सिंटेक्स से ज़्यादा एरर बनती है। सिंटेक्स का एक वीडियो भी आजकल में पड़ जाएगा इस चैनल पे, सिंटेक्स को अच्छे से देख के जाइएगा। सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट से काफ़ी एरर बनती है, ठीक। तो इंग्लिश का तैयारी मैं पहले बता चुकी हूँ। हिंदी में भी नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते। जिसने प्रीवियस ईयर वगैरह देखा होगा, हिंदी में भी ऐसे छोटे मोटे विलोम शब्द वगैरह और तत्सम तब हो, इसी तरह के क्वेश्चन देख लीजिएगा। कंप्यूटर में अच्छा एक चीज़ और है, कंप्यूटर में इसमें जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है। मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन कंप्यूटर में नहीं पूछे जाते हैं। मान लीजिए 20 में 10 तो बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, लेकिन जो 10 बाकी के 10 होते हैं वो थोड़े से अलग तरह के, वो जनरली किताबों में नहीं मिलते हैं। तो कंप्यूटर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाइएगा। कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट की बुक प्रेफर कर सकते हैं, जो लूसेंट कंप्यूटर, स्पेशली केवल कंप्यूटर की छोटी सी पतली सी बुक आती है, जिसमें केवल कंप्यूटर होता है। और उसके अलावा देखिए इसमें जो वो पूछे जाते हैं, एब्रीविएशंस पूछे जाते हैं, जैसे आपको फुल फॉर्म वगैरह, तो इतने सरल नहीं पूछे जाते हैं कि आपसे सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ऐसा नहीं करेगा। थोड़े से अलग टाइप के पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन एब्रीविएशन के आते ही हैं। वो जो एब्रीविएशन इसमें पूछे जाते हैं वो जनरली किताबों में नहीं मिलते हैं, क्योंकि थोड़े से टफ पूछे जाते हैं। उसके लिए आप गूगल विकीपीडिया पे आप डालिएगा कंप्यूटर इंपॉर्टेंस एब्रीविएशन, और उससे सारे एक बारी जितने भी हैं 50 के पास ऐसे ही होंगे, 40-50, एक बारी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, फिर आपका रीजनिंग में भी नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई बहुत टफ नहीं पूछा जाता है। इसी तरह के आपके पासे का क्वेश्चन पूछ लिया, डाइस का पूछ लिया, मतलब जो आपके जो आप नॉर्मली तैयारी करते हैं रीजनिंग में, वही है। यूपी स्पेशल में देखिए,
यूपी स्पेशल में ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें इस तरह के पूछे जाते हैं जो जहाँ की स्पेशलिटी होती है, कि जैसे कि कोई स्पेसिफिक आपको नाम दे देंगे कि आगरा में क्या है, आगरा के लिए क्या, फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, आगरा किस लिए फेमस है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ का क्या फेमस है, कहाँ कौन सा फेमस टेम्पल है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ये वाला टेम्पल कहाँ है, और कहाँ पे, जैसे ऑयल रिफाइनरी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, मथुरा में है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें यूपी स्पेशल में जो स्पेशलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। और भी चीज़ें हैं, मतलब यूपी स्पेशल जनरली बार, और करंट यूपी स्पेशल का करंट भी पूछ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन जो यूपी के करंट अफेयर्स होते हैं वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आया करंट अफेयर। करंट अफेयर में मैंने बता दिया इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर, कि कौन सा इवेंट्स वगैरह कहाँ हुआ, अभी हाल ही में कौन सी घटना हुई, कहाँ, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। हिस्ट्री में मैंने बता दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ, कभी स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, ये पूछ लेते किसने किया और क्या था उसके अंदर, मतलब उस इवेंट में क्या चीज़ें थी। जैसे गांधी जी के द्वारा जितने भी मूवमेंट चलाए गए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और क्या बोलते हैं, इसके बाद आपका आ गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से तो ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ज्योग्राफी से। पॉलिटी भी कोई मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। इकोनॉमिक्स में भी पिछली बार का जो इकोनॉमिक्स का आर में था, उसमें इस पेपर का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का ठीक ठाक था, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए थे। साइंस, अच्छा साइंस तो देखिए, साइंस तो रह ही गया, साइंस बता रही थी। साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साइंस में भी लगभग 13 देखिए आए थे आर में आपके, और ए में आपके आए थे 11, ठीक है। साइंस का इसलिए इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि साइंस में आपकी तीनों चीज़ें, आपकी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पूछी जाती हैं, जिसमें से भी बायो ज़्यादा पूछी जाती है। पूछी तीनों ही जाती है लगभग बराबर, लेकिन बायो के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं जनरली। तो आपको फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री तीनों ही देख के जानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके करना चाहे तो कर भी सकते हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें 4 पूछे गए थे। फिर एनवायरनमेंट में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बट एनवायरनमेंट से बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एनवायरनमेंट से ईजी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट के बाद आपके जैसे प्रोटोकॉल्स वगैरह एनवायरनमेंट के होते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कब कब हुआ, कब शुरुआत हुई, किस चीज़ से रिलेटेड था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ओजोन परत, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। और उस ग्लोबल वार्मिंग, बस इसी तरह के। एग्रीकल्चर में भी 4 क्वेश्चन आर में पूछे गए थे, इधर 3 आर में पूछे गए थे। सेंसस से भी इसी तरह के क्वेश्चन, कहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इस तरह के सेंसस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पर जनजातियाँ वगैरह नहीं पाई जाती हैं, इस तरह से। और 2 क्वेश्चन आपके अर्बनाइजेशन से आए थे, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा था, अभी तक कैसा पेपर आता था। इस बार छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि इस बार पेपर जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद ना करा के एनटीए के थ्रू हो रहा है। पेपर एनटीए करा रही है, पहली बार ही पेपर ऑनलाइन हो रहा है। सबको पता होगा पेपर में इस बार 3 घंटे मिलेंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है पेपर में, और कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है। जैसे टाइपिंग के लिए तो आपका है क्वालिफाइंग मार्क्स कि अगर आपके 25 नंबर टाइपिंग में नहीं आते हैं तो फिर आपकी रिटर्न की कॉपी चेक नहीं होगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, क्वालिफाइंग भी नहीं है, लेकिन वो तो आपको कम से कम 160 प्लस का ही आपको टारगेट बना के चलना पड़ेगा। 165 से लेके 170 के बीच मान लीजिए तो आपका सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है इस पेपर की। तो अगर 170 से ऊपर ले आते हैं तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मिनिमम कम से कम 160 से ऊपर ही, 160 से 170 के बीच नंबर लाने ही लाने होंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे की प्रिपरेशन के लिए कि कैसे क्या करना है। अगर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द चैनल।